आइए आज देखते हैं हम इंडियन मानसून और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से डिस्कशन एग्जाम में उठाए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इंडियन मानसून का। ध्यान से सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा ज़रूर, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट फिर ख़त्म भी हो जाएगा, फिर से आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। नोट्स में लिखी गई जानकारी होती है तो लेयर्ड भी बन जाता है, आपका समझ विकसित हो जाती है आपकी। तो देखिए इंडियन मानसून क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए इंडियन मानसून। भारतीय मानसून देखिए, हमने आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट में बताया था। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट नहीं देखा है तो एक बार फिर से उसको देखिए। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है जो जियोइड शेप की है। ये पृथ्वी है आपकी जियोइड शेप की। अब जियोइड शेप की जो पृथ्वी है, इसको फिर से बनाते हैं। ये पृथ्वी आपकी जियोइड शेप की है, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी धसी हुई है। आप जानते हैं ये धसी हुई है, ऊपर और नीचे से थोड़ी धसी हुई है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इंडिया इस ग्लोब में किस पार्ट में है, यानी आपका इंडिया जो है इस ग्लोब में किस पार्ट में है, तो मैंने आपको बताया था ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, और ये है आपका साउथ। आपका इंडिया यहाँ है, इस पार्ट में है। अब इंडिया इस पार्ट में है, जरा देखिए, यहाँ पे आपका इंडिया का कंडीशन है। ये थोड़ा सा हम मैप बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जरा देखिए इंडिया, और आप जानते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी हमने आपको बताया था कि इंडिया के बीचों बीच से ये लाइन गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस होता है। अब मुझे बताइए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने डिग्री मानते हैं इसको? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसको कहते हैं। यहां नीचे आप देखेंगे तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप ये जानते हैं ये इक्वेटर है। पिछली क्लास में टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में हमने आपको बताया था कि ये सन की किरणें कभी यहां जाती हैं, कभी यहां जाती हैं। 22 दिसंबर को यहां होती हैं और 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वेटर पे होती है। यानी आपको मैंने बताया था कि ये सन कभी यहां होता है, कभी यहां होता है। जरा देखिए, सन कभी यहां होता है, कभी यहां होता है, कभी यहां होता है। इसका कारण मैंने बताया था पृथ्वी का झुकाव, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने बताया था कि ये खास विंड होती है जो सर्कुलेट होती है। ये विंड है, ये विंड है जिसका नाम हमने बताया था आपको ट्रेड विंड। ये विंड है जिसका नाम है ट्रेड विंड। अब मुझे बताइए ट्रेड विंड दोनों ही गोलार्ध में है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में। अब मुझे बताइए सन 21 जून को यहां होगा, इसका मतलब कर्क रेखा पे 21 जून को टेम्परेचर ज्यादा होगा। 22 दिसंबर को जब सन यहां चला जाएगा तो टेम्परेचर यहां बढ़ जाएगा। यानी ये जो टेम्परेचर है शिफ्ट होता है। तो मुझे बताइए
सन जिधर जाएगा उधर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा या हाई प्रेशर बेल्ट। तो मैंने आपको बताया था जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो कहा जाता है कि सन के साथ साथ लो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होता है, सन के साथ साथ लो प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होता है। तो लो प्रेशर बेल्ट कभी यहां होगा 21 जून को, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। इसी शिफ्टिंग लो प्रेशर बेल्ट को हमने कहा था ITCZ। तो ITCZ मैंने आपको बताया था जिसका पूरा नाम है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो मैंने आपको कहा था अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र लो प्रेशर बेल्ट होता है जो सन के साथ ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। आमतौर पे ये डोल्ड्रम का क्षेत्र है जो कन्वर्जेंस कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है। तो सन के साथ साथ ये कभी ऊपर जाता है लो प्रेशर, कभी नीचे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सन जब यहां होगा तो लो प्रेशर बेल्ट यहां होगा। ऐसे समझिए, जब सन 21 जून को ऊपर होगा तो लो प्रेशर ऊपर होगा। इसका मतलब है कि सारी विंड ऊपर जाएगी। अगर लो प्रेशर ऊपर चला जाए तो विंड अट्रैक्ट होगी लो प्रेशर की तरफ। यानी ये जो ट्रेड विंड आपने पहले से जाना हुआ है, इस ट्रेड विंड की दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा देखिए, इस ट्रेड विंड की दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन सपोज कीजिए 22 दिसंबर की घटना यहां अगर आ गए सन तो लो प्रेशर अब नीचे चला जाएगा। अब इस ट्रेड विंड की दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब मुझे बताइए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये जो ट्रेड विंड है जिसको पहले से जानते हैं, ये 6 महीने में अपनी दिशा चेंज करेगी। 6 महीने चलेगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, अगले 6 महीने बिल्कुल विपरीत हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब देखिए, कहा जाता है कि अरब वासी सबसे पहले इस विंड को वॉच किए थे, यानी सबसे पहले उन लोगों ने इस विंड को देखा था कि 6 महीने में ये विंड अपनी दिशा चेंज कर लेती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसकी दिशा 6 महीने में बदल जाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ और होगा। जैसे अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं तो इसका डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, फिर अगले 6 महीने में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो अरब वालों ने कहा कि ये 6 महीने में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की विंड जो है ये 6 महीने में अपनी दिशा बदल लेती है। ऐसी विंड को क्या नाम दिया जाए? तो अरब वालों ने ऐसे विंड को मानसूनी पवन कहा था। यानी मानसूनी पवन का मतलब है कि वह पवन जो वर्ष में पूर्णतः अपनी दिशा बदल ले। यानी अगर मैं कहूं कि मानसूनल विंड किसे कहेंगे आप, मानसूनल विंड या मानसूनी पवन, वह पवन जो वर्ष में अपनी दिशा पूर्णतः विपरीत कर ले, यानी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड इन ए ईयर is called monsoonal wind. वह पवन जो साल में अपनी दिशा पूरी तरह से बदल ले उसको हम मानसूनी विंड कहेंगे। यानी 6 महीने में इसकी दिशा एक तरफ जाती है फिर अगले 6 महीने में बदल जाती है, यानी एक साल में कंप्लीट चेंज। अब देखिए, ऐसी पवन को मानसून कहा था। यानी अरब वासी से मानसून आया था, मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई थी, मौसम से मानसून बना दिया था उन लोगों ने। लेकिन बाद में इन अरब वासियों ने देखा कि भाई प्राचीन काल में जहाज में इंजन था नहीं, लोग चलते थे विंड के डायरेक्शंस में, तो कहा गया इस मानसूनी विंड के सहारे व्यापार तो बहुत अच्छा से हो सकता है। हम 6 महीने चलते हैं, इस दिशा में चलेंगे, अगर ये विंड इधर जा रही है तो इस देश को चलते हैं, और अगले 6 महीने में जब ये विंड पलटेगी यानी विपरीत हो जाएगी तो हम लौट आएंगे अपने देश को। इसलिए इसी मानसूनी पवन का नाम आगे चलकर हमने व्यापारिक पवन रख दिया, ट्रेड विंड रख दिया। तो पहले मानसूनी पवन का विकास हुआ, फिर ट्रेड विंड का विकास हुआ। अब जरा देखिए, इस मानसूनी पवन से हमारे इंडिया में कैसे बारिश होती है, तो जरा देखिए, इस ट्रेड विंड से
हमारे इंडिया में कैसे बारिश होती है। देखिए इंडिया में आप जानते हैं यहां है बे ऑफ बंगाल, यहां आप जानते हैं अरबियन सी, अरब सागर है, और नीचे है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। अब जरा मुझे बताइए सर, जब जून के महीने में यानी 21 जून की बात अगर हम करें तो बिल्कुल हमारे मिडिल प्लेन पे आ जाता है। अब मिडिल प्लेन का मतलब यहां पे धरती आपकी गर्म हो गई, यानी यहां पे लो प्रेशर आ गया। तो लो प्रेशर आने का मतलब यहां शिफ्ट हुआ है क्या, आईटीसीजेड, यानी सन के साथ ही आईटीसीजेड कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। आईटीसीजेड डिसाइड करता है कि विंड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा। अब देखिए मिडिल प्लेन हमारा एकदम गर्म हो गया, जून के महीने में लो प्रेशर हुआ। अब ये सारी विंड इंडिया में प्रवेश करेगी। अब चूंकि इंडिया का पूरा पार्ट है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अब इंडिया का पूरा पार्ट आप देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए इंडिया में इक्वेटर से ऊपर जैसे ही विंड जाएगी, चाहे साउथ की विंड हो या नॉर्थ की विंड हो, जैसे ही इक्वेटर को पार करेगी इसकी दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे इंडिया में मानसून शुरू हो जाएगा। लेकिन मानसून शुरू होने का मतलब ये नहीं होता है कि मानसून एक खास समय में ही होता है, सालों भर मानसून है, हमारा देश ही मानसूनी देश है। लेकिन ये जो मानसून है वो 4 चरणों में डेवलप होता है, 4 स्टेज हैं। अब ये स्टेज कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। देखिए इंडिया में मानसून शुरू होगा, आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया ऊपर और उसके साथ ही मानसून शुरू हुआ। अब मानसून शुरू हुआ तो देखिए इंडिया में जो मानसून है वो कितने तरह का मानसून है इसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला मानसून, जो फर्स्ट मानसून है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये कब से कब तक होता है, तो हमारे इंडिया में ये 1 जून से शुरू होता है और 23 सितंबर तक बना रहता है, साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा है मानसून जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इसका मतलब है ये 23 सितंबर के बाद शुरू होगा और 22 दिसंबर तक बना रहता है। फिर तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जिसको हम कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। ये हमारे इंडिया में 22 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और बना रहेगा 21 मार्च तक। और चौथा जिसको हम कहते हैं प्री मॉनसूनल रेनफॉल, यानी पूर्व मानसूनी वर्षा है ये। और ये 21 मार्च से शुरू होगा और 1 जून तक बना रहेगा। यानी ये 4 तरह का मानसून है। अब 1 जून के बाद फिर से ये मानसून आ जाएगा, लेकिन हम सिस्टमेटिक समझेंगे ये मानसून कैसे डेवलप होता है और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है साउथ वेस्ट मानसून। अब जरा देखिए, इंडिया में आईटीसीजेड यहां गया, यानी आईटीसीजेड लो प्रेशर यहां आया, और जैसे ही लो प्रेशर यहां आया इसका मतलब इंडिया गर्म हुआ और सारी विंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलनी शुरू हो गई। अब जरा देखिए यहां पे क्या है, इंडिया में ये सबसे निचला पॉइंट जो केप है इसको हम कहते हैं केप कैमोरिन। आप जानते हैं कन्याकुमारी है ये है केप कैमोरिन। कन्याकुमारी केप कैमोरिन है। अब यहां से टकराने के बाद जो साउथ वेस्ट मानसून है, यहां से टकराने के बाद इसकी 2 धारा बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पर्वत है,
और फिर इधर भी पर्वत है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब इसकी दो धारा बन जाती है, एक अरब सागर की तरफ और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये टकरा के यहां से दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो साउथ वेस्ट मानसून की दो धाराओं का विकास हो जाता है, दो कैरेंट्स बनते हैं। सबसे पहले अरब सागर की धारा, अरबियन सी कैरेंट। अब देखिए, अरब सागर की धारा सबसे पहले बनी, और दूसरा जो धारा है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल कैरेंट। बे ऑफ बंगाल कैरेंट। तो अरब सागर की धारा और बे ऑफ बंगाल की धारा से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले समझिए इस चीज को, अरब सागर की धारा से और बे ऑफ बंगाल की धारा से। उसके बाद हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले देखिए अरब सागर की धारा और बे ऑफ बंगाल की धारा से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, ये जो अरब सागर की धारा है, ये धारा जब इंडिया में आगे बढ़ती है तो आप जानते हैं यहां पे, यानी इंडिया में इस क्षेत्र में, यहां पे ये देखिए एक पर्वत है, यहां पे एक पर्वत है और इसका नाम है वेस्टर्न घाट। आप सब जानते हैं इसका नाम है पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है। अब देखिए, वेस्टर्न घाट पर्वत से टकराकर यहां, यानी इस क्षेत्र में यहां पे झमाझम बारिश होगी। वेस्टर्न घाट पे अरब सागर की धारा से यहां पे वेस्टर्न घाट में झमाझम बारिश होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले अगर बारिश शुरू होगी तो कहां शुरू होगी, तो सबसे पहले यहां केरल में। तो अरब सागर की धारा, ये जो धारा है, देखिए इसके क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में सबसे पहले बारिश कहां से शुरू होगी, तो मालाबार कोस्ट, 1 जून। तो भारत में सबसे पहले मालाबार कोस्ट, केरल के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं, वहां से बारिश शुरू हो जाती है। दूसरा, यहां से लेकर यहां तक ये बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ये क्या यहां बारिश होगी, क्योंकि ये पर्वत का पीछे वाला क्षेत्र है। अब आप देख रहे हैं ये पर्वत का पीछे वाला क्षेत्र है, तो क्या इधर बारिश होगी, पर्वत के पीछे तो कम बारिश होगी। तो तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती। और खास करके यहां देखिए पुणे है, ये सिटी पुणे, पुणे, और ये सिटी है मुंबई, यहां है महाबलेश्वर। तो ये मुंबई और महाबलेश्वर में ज्यादा होगी बारिश। मुंबई में, यहां महाबलेश्वर है, ये है महाबलेश्वर और ये है मुंबई, यहां तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन पुणे में और तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी, कारण है रेन शैडो। तो कहा जाता है कि अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो पुणे, बेंगलुरु, तमिलनाडु, ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो जोन कहते हैं इसको। ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में है, पुणे, बेंगलुरु और तमिलनाडु, ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में है, पुणे, बेंगलुरु, और ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए कम बारिश होती है। लेकिन मुंबई, महाबलेश्वर, ये रेनफेड जोन में है। मुंबई, महाबलेश्वर, ये रेनफेड में है, यानी ये विंडवार्ड है, जहां बारिश बहुत होती है। दूसरा जरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण वेस्टर्न घाट एक हाई बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र बन गया है। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इसलिए हॉट स्पॉट है। लेकिन ये कौन सा हॉट स्पॉट है, दिस इज इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है।
तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वैसे क्षेत्र को हम कहते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा है लेकिन खतरा है बहुत, क्योंकि 70% जो उसकी जातियां हैं पौधे की या जीव जंतुओं की सब गायब हो चुकी हैं। तो इंडेंजर्ड जोन है, प्रोटेक्टेड जोन है, इसे संरक्षित रखना है हमें। तो हमारे इंडिया में एक तो वेस्टर्न घाट हो गया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है लेकिन खतरा है। दूसरा एक और है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहां देखिए इतना। अब अगर हम आगे चलें, अब आगे चलें तो जब ये विंड आगे बढ़ती है तो जरा देखिए, जब ये विंड आगे बढ़ती है तो यहां एक इंडिया का सबसे पुराना पर्वत है और वर्ल्ड का भी ये सबसे पुराना पर्वत है, इसका नाम आप सुने ही होंगे, ये अरावली। अरावली, अब देखिए अरावली इस विंड को रोक नहीं पाएगी। अगर मैं कहूं कि ये अरावली है, इस विंड को क्या रोक पाएगी? तो नहीं। तो यहां पे ये जो रेगिस्तान है ना, ये हमारे इंडिया का थार रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो थार रेगिस्तान का निर्माण होने का कारण ये हुआ कि अरावली का डायरेक्शन बिल्कुल समानांतर है। किसके समानांतर? मानसूनी विंड के बिल्कुल समानांतर। तो अरावली इज लोकेटेड जस्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसूनल विंड। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इसका भी डायरेक्शन है, इसका भी है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती और इस क्षेत्र में बारिश खत्म हो जाती है। ये मॉइस्ट विंड है, अगर कोई रोकता तो यहाँ बारिश हो जाती, लेकिन माउंटेन है नहीं। आगे जाके 1000 किलोमीटर आगे जाके पंजाब हरियाणा तक सूख जाती है, यानी पंजाब हरियाणा में भी इससे बारिश नहीं हो पाती। तो थार रेगिस्तान का फॉर्मेशंस भी ये अरब सागर की धारा का काम है। दूसरा यहां पे देखिए, यहां जब अरब सागर की धारा आगे बढ़ती है तो इस जोन में नर्मदा और ताप्ती ये घाटी है। तो नर्मदा और ताप्ती ये जो घाटी है, इसके बीच से ये विंड चली जाती है अंदर और इस क्षेत्र में जो विंध्याचल का क्षेत्र है, सतपुड़ा का क्षेत्र है, रिफ्ट घाटी है, उस क्षेत्र में बारिश होती है और अच्छी खासी बारिश हो जाती है, रिफ्ट घाटी से प्रवेश कर जाती है अंदर। लेकिन बाकी इसका जो रिफ्ट घाटी से नीचे का जो क्षेत्र है, ये पूरा रेन शैडो जोन है, ये पूरा रेन शैडो जोन है, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। तो अरब सागर की धारा से इंडिया बहुत ज्यादा बारिश नहीं प्राप्त करता है, सिर्फ वेस्टर्न घाट में रिफ्ट वैली के थ्रू अंडर इंटरनल पार्ट्स में यहीं पे केवल बारिश होती है। मैक्सिमम इंडिया में जो बारिश होती है बे ऑफ बंगाल कैरेंट से होती है। अब आइए हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल कैरेंट से कहां कहां बारिश होती है। बे ऑफ बंगाल कैरेंट से इंडिया में कहां कहां बारिश होती है। अब देखिए, ये जो बे ऑफ बंगाल की धारा से सबसे पहले इंडिया में बारिश अगर होगी तो देखिए कहां होगी। सबसे पहले देखिए, इधर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और द्वीप समूह अंडमान निकोबार है। तो अगर पूछा जाए इंडिया में मानसून सबसे पहले कहां बारिश करती है, तो ये है 15 मई, अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले ये 15 मई को अंडमान और निकोबार में बारिश करती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की धारा से। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जब ये बंगाल की खाड़ी की धारा यहां से आगे निकलेगी तमिलनाडु के कोस्ट से, तो यहां ये बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये जो कोस्ट है ना, ये कोस्ट आप जो देख रहे हैं, ये कोस्ट भी मानसूनी धारा के बिल्कुल समानांतर है। तो इस कोस्ट पे छिटपुट बारिश होगी, हैवी रेनफॉल नहीं होता है इस महीने, बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अब ये जब बे ऑफ बंगाल की धारा आगे बढ़ेगी तो यहां यहां आप जानते हैं 3 पहाड़ी है और ये 3 मेघालय में पहाड़ी, जिसका नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। अब देखिए, गारो खासी जयंतिया आप देख रहे हैं, ये अगर मैं मान लूं ए बी सी, तो ये 3 पहाड़ी है, ए बी सी, 3 पहाड़ी। कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश करती है यहीं पे ये गारो खासी जयंतिया ही। और गारो खासी जयंतिया में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां होता है, तो खासी हिल्स पे। खासी हिल्स पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहीं पे एक रिकॉर्डेड प्लेस है मौसिन राम। मौसिन राम में 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है।
यही खासी हिल्स पे ही दूसरा स्टेशन है चेरापूंजी। यहां 1170 सेंटीमीटर बारिश होती है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी पहाड़ी वर्षा रिसीव करता है? तो ये खासी पहाड़ी इंडिया में ये। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर्स कैसा है जिसके कारण यहां बारिश होती है? अगर पूछा जाए यहां रिसीव करने का कारण क्या है, तो कहा जाता है कि ये जो पहाड़ी है इसका स्ट्रक्चर ही फनल शेप्ड है। यानी फनल शेप्ड, फनल शेप्ड का मतलब है कीप नुमा पहाड़ी। कीप नुमा पहाड़ी है, कीप नुमा यानी ये ऐसे डेवलप्ड है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे विंड्स, मॉइस्ट विंड यहाँ जमा हो जाते हैं और ये पहाड़ी आगे नहीं बढ़ने देती और यहीं पे बारिश हो जाती है। तो कीप नुमा आकार का पहाड़ी। दूसरा, यहां बारिश जब होती है तो गारो खासी पे तो बहुत ज्यादा होती है। पीछे है गुवाहाटी, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं दिस इज गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में यहां कम बारिश होती है। तो गुवाहाटी में अगर पूछा जाए कम बारिश होने का कारण क्या है, तो गुवाहाटी में कम बारिश होने का कारण है क्योंकि गुवाहाटी कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन का मतलब होता है पीछे, पर्वत के पीछे है, और पर्वत के पीछे तो सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो गुवाहाटी में वर्षा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन कम होगी किसकी तुलना में? गारो खासी जयंतिया की तुलना में यहाँ पे वर्षा कम होती है। अब चलो देखिए, जब ये बे ऑफ बंगाल की मॉइस्ट विंड आगे जाती है, जब ये बे ऑफ बंगाल की मॉइस्ट विंड आगे जाती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आगे ये पर्वत आ जाता है। कौन सा? तो ये पर्वत है, कौन सा है पर्वत? तो इस पर्वत का नाम आप जानते हैं, और ये पर्वत है आपका हिमालय। ये देखिए हिमालय। अब ये जो क्षेत्र है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये मॉइस्ट विंड यहां टकरा के ये जो क्षेत्र है यहां पूरा बारिश कर देती है, यानी हैवी रेनफॉल होता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन, उत्तर पूर्वी हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहां भी बहुत बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए हॉट स्पॉट है ये। कौन सा? तो मैंने बताया था इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, यानी पारिस्थितिकी तप्त स्थल जिसको कहते हैं। तो एक वेस्टर्न घाट है, दूसरा पारिस्थितिकी स्थल नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है। अब जरा देखिए, जब ये विंड आगे बढ़ती है, जब ये विंड आगे बढ़ेगी तो हिमालय से टकराने के बाद, हिमालय से टकराने के बाद ये विंड इधर घूमेगी, इधर घूमती है। अब ये विंड इधर घूमने का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। जेट स्ट्रीम का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, तो जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन आप देखिए कि ये हिमालय के पद के सहारे, यानी इसके गिरिपद क्षेत्र में तराई भागों में बारिश करती चलती है। लेकिन एक तरह से आप ये समझिए, समुद्र से इसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका मॉइस्चर कम होगा, और जैसे जैसे वेस्ट में जाएगी बारिश कम होती चली जाएगी। और यही कारण है कि आप ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे तो बारिश घटती, और घटते घटते दिल्ली में ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बारिश आपकी घटती चली जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये घटेगी तो यहां तक आते आते कम हो जाएगी, जैसलमेर में और कम हो जाएगी। दूसरा, अरावली, अरावली का ये क्षेत्र ज्यादा बारिश रिसीव करेगा। ये देखिए, ये क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है ये बारिश ज्यादा रिसीव करेगा, लेकिन ये क्षेत्र ये कम बारिश रिसीव करता है। तो ये रेन शैडो बन जाता है किसके लिए? बे ऑफ बंगाल करेंट्स के लिए ये क्षेत्र रेन शैडो बन गया, लेकिन ये क्षेत्र रेन फेड जोन बन गया। इसी तरह से हिमालय के इस पार तो बहुत बारिश होगी, लेकिन हिमालय के उस पार, जैसे अगर मैं कहूं ये क्षेत्र, तो ये अगर लद्दाख का क्षेत्र है तो यहां लेह में सबसे कम बारिश होगी। लेह में 8 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इंडिया में अगर पूछा जाए सबसे कम बारिश कहां होती है तो लेह में, लेह 8 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो सबसे कम बारिश यहां पे लेह में होती है, सबसे कम बारिश यहां लेह में होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बारिश घट रहा है और घटते घटते कम हो गया, तो ये बे ऑफ बंगाल करंट से ही ऐसा होता है, बे ऑफ बंगाल करंट से ही ऐसा होता है।
अब बे ऑफ बंगाल करंट ही इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश करती है। इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी वेस्टर्न, दिल्ली तक ये सबसे ज्यादा बारिश करती है। यानी साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में शुरू कब होता है, तो हमारे इंडिया के मुख्य भूमि में 1 जून से शुरू हो जाता है मालाबार तट से। लेकिन अंडमान निकोबार में ये 15 मई से ही शुरू हो जाता है। तो 1 जून से ये कब तक पूरे इंडिया में फैल जाता है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉनसूनल एक्सपेंशन पीरियड क्या है? यानी भारत में जो मॉनसूनल एक्सपेंशन पीरियड है, मॉनसूनल एक्सपेंशन पीरियड कितने दिन का है? मॉनसूनल एक्सपेंशन पीरियड, तो देखिए इधर मॉनसूनल एक्सपेंशन पीरियड ये है 45 दिन। 1 जून से लेकर 15 जुलाई, यानी 45 दिन में पूरा मानसून इंडिया को कवर कर लेता है। तो 45 दिन लगते हैं पूरे इंडिया में मानसून को एक्सपैंड होने में। तो ये था आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के इतने सारे क्वेश्चन हैं। जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बे ऑफ बंगाल की करंट्स है ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कैसे मूव कराई जाती है, यानी कैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो अब आइए हम आते हैं साउथ वेस्ट मानसून के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको देखते हैं। तो आइए हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की तरफ चलते हैं। अब भाई हम आपको बताते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में, यानी दूसरा मानसून जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से शुरू होता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ये 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक ये नॉर्थ ईस्ट मानसून रहता है। देखिए 21 जून के बाद सन धीरे धीरे नीचे आता है। अब 21 जून के बाद अगर सन नीचे आएगा, इसका मतलब है ये 23 सितंबर को इक्वेटर के नीचे आ जाएगा, यानी इक्वेटर को पास करेगा और सितंबर के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी ITCZ लो प्रेशर बेल्ट अब नीचे शिफ्ट होती है। अब लो प्रेशर बेल्ट अगर नीचे शिफ्ट होगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो हवा ऊपर की तरफ जा रही थी अब ये नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं नीचे की तरफ जाने का मतलब है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलेगी, यानी ये अब मानसून लौट रही है। सो दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। इसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून लौटता हुआ मानसून है। अब देखिए इस लौटते हुए मानसून से क्या होगा, लौटते हुए मानसून से क्या होगा, अब देखिए जो हवा आगे बढ़ी थी उसी डायरेक्शन में वो पीछे आएगी, उसी डायरेक्शन में ये पीछे आएगी, क्योंकि अब जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी इस पे नहीं रहा, वो भी विड्रॉ हो रही है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये अब पीछे आ रही है, और समुद्र के ऊपर भी हवा पीछे आ रही है। ये देख रहे हैं, ये हवा आ रही है पीछे, ये लगातार पीछे आ रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब ये देखिए ये जो हवा है ये ड्राई है और ये हवा है मॉइस्ट, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। और मैंने आपको पहले ही बताया था साइक्लोन में कि जब दो नेचर की एयर कहीं भी मिले, दो नेचर की एयर या तो ड्राई या मॉइस्ट या हॉट या कोल्ड, वो जहां भी मिलती है वहां फ्रंट बनता है। तो यानी
ये जो पार्ट है इंडिया का लौटते मानसून के लिए, ये कोस्ट एक फ्रंट का काम बन जाता है और यहां पे डेवलप्ड हो जाता है एक साइक्लोन। ये जो साइक्लोन डेवलप्ड हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण हुआ है। नॉर्थ ईस्ट मानसून ये यानी 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर तक। तो इंडिया में कई सारे तूफान आते हैं इसी महीने, यानी अक्टूबर नवंबर में आप देखेंगे। इसलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीना हमारे इंडिया का साइक्लोनिक मंथ होता है, यानी चक्रवाती महीना कहते हैं इसको, जिसमें अरब सागर जिसमें बे ऑफ बंगाल में तूफान आता है। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे तमिलनाडु को, ये जो तमिलनाडु का कोस्ट है, कोरोमंडल में काफी बारिश रिसीव की जाती है। ये वाला पार्ट बारिश काफी रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि लौटते मानसून के लिए ये कोरोमंडल तट बिल्कुल सामने आ जाता है, बिल्कुल सामने। इसलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किस कोस्ट पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो कोरोमंडल कोस्ट, यानी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है किस महीने? सितंबर के बाद दिसंबर तक। नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी विंटर में तमिलनाडु में बहुत बारिश होती है, इसलिए कावेरी नदी में पानी पूरा भर जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो इफेक्टिव होता है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। यहीं बहुत ज्यादा चक्रवात आएगा। उड़ीसा का पार्ट, आंध्र प्रदेश का पार्ट या तमिलनाडु का पार्ट, यहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जो साइक्लोनिक रेनफॉल। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा बारिश में योगदान नहीं है, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट में, पूर्वोत्तर क्षेत्र ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी क्षेत्र में ये बारिश करता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के बाद हम देखेंगे तीसरा, जिसका नाम है वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ, अब जरा देखिए स्टॉप वेस्टर्लीज इफेक्ट। तो तीसरा है वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस। वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस तीसरा, जिसका डिस्कशन मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पश्चिमी विक्षोभ। ये कब से शुरू होता है? तो ये शुरू हो जाएगा 22 दिसंबर के बाद और रहेगा ये 21 मार्च तक। अब वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले ये समझिए, यहां जब ये विंड पीछे की तरफ जाएगी, ये विंड जब पीछे की तरफ जाएगी तो वेस्ट से कहा जाता है हवा को, ये जगह लो प्रेशर का क्षेत्र बनने लगता है, वैक्यूम होने लगता है, ये सारी पीछे जा रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में मिल रही है, लौट रही है मानसून, तो ये जगह खाली होने लगता है। इसलिए इस महीने आप देखेंगे कि इस तरफ से विंड हमारे इंडिया में चलती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये चलती है, लेकिन वास्तव में ये सारी विंड हमारे इंडिया में पॉल्यूशन भी लाती है। इस तरफ पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में कोई पराली जलाए तो वो पूरे दिल्ली में चला आता है। इस महीने आप देखेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पॉल्यूशन बहुत बढ़ा होता है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है जो जमीन पे नीचे रहती है और पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये आपका ये जो टोटल क्षेत्र है एक पॉल्यूशन का अड्डा बन जाता है। और वास्तव में वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस है क्या, उसको जानने के लिए आपको समझना होगा, यह एक टेम्परेट साइक्लोन है। अब टेम्परेट साइक्लोन है और ये कहाँ डेवलप्ड होता है, तो जरा देखिए इस इमेज को, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं। देखिए ये आपका अफ्रीका का पार्ट है और ये इंडिया और ये एशिया का पार्ट, यहां ये यूरोप। लेकिन यहां आप देखिए ये अफ्रीका और यूरेशिया, अफ्रीका और यूरेशिया, ये यहां पे एक समुद्र है, आप जानते होंगे, जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी इसको कहते हैं। अब यहां पे एक तूफान बनता है, अब ये तूफान बना यहां पे भूमध्य सागर के ऊपर, ये वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस का जन्म होता है। अब इसका कारण क्या है?
तो मैंने आपको कहा कि जब सन नीचे है 22 दिसंबर को नीचे है, तो वो जो वेस्टर्लीज है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो वेस्टर्लीज है वो नीचे आने की कोशिश करती है, जो ड्राई होती है मेडिटेरियन सी के मॉइस्ट क्लाइमेट या मॉइस्ट विंड के साथ मिलके फ्रंट बनाती है और एक टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट यहाँ पर करती है। लेकिन इस टेम्परेट साइक्लोन को हमारे इंडिया में लाने का काम कौन करता है? तो एक हाई स्पीड विंड करती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। अब हाई स्पीड विंड जेट स्ट्रीम यानी वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंट को शिफ्ट किया जाता है, शिफ्टेड बाय जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या है वास्तव में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जेट स्ट्रीम है क्या, तो देखिए एटमॉस्फेयर में मैं आपको बता दूं कि 12 से 18 किलोमीटर, अगर मैं आपसे कहूं कि 12 से 18 किलोमीटर के पास एक हाई स्पीड विंड चलती है जिसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति आवर्स हो सकता है, उससे भी ज्यादा से 300 किलोमीटर प्रति आवर्स होता है। अब ये जेट स्ट्रीम एक हाई स्पीड विंड है जो ट्रोपोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर है उसके ऊपर यानी ट्रोपोपॉज के पास हाई स्पीड वेस्ट टू ईस्ट चलती है, यानी डायरेक्शन इसका होता है वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारे इंडिया में जेट स्ट्रीम क्या करती है? तो ये जेट स्ट्रीम इस वेस्टर्लीज को धक्का देके यानी खींच के यहां इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ले आती है। अब वेस्टर्न पार्ट में यहां ले आती है। अब देखिए, अब यहां वेस्टर्न पार्ट में यहां ले तो आई और वेस्ट में तो बारिश कर ही देती है, इस क्षेत्र में बारिश तो कर ही देती है। साथ साथ यहां देखिए, यहां हमारे वेस्ट में जेट स्ट्रीम ने यहां पे ले आके हम बारिश कर दिया, वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस किया। तो वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस जेट स्ट्रीम के द्वारा हुआ और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा राज्य से प्रभावित हुआ? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, ये सब यहां विंटर रेनफॉल होता है। इसके कारण विंटर रेनफॉल, अब ये विंटर रेनफॉल होता है यहाँ। तो ये जेट स्ट्रीम है जो ट्रोपोपॉज के पास चलती है, जो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलती है। इसका डायरेक्शन थोड़ा सर्पिल होता है, यानी स्पाइरल ये निकलती है, चलती रहती है। अब हमारे इंडिया में अगर ये आती है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरा स्नोफॉल रेनफॉल के लिए जिम्मेवार है। ये रेनफॉल भी करती है, स्नोफॉल भी करती है। अब सवाल होता है कि यहाँ जेट स्ट्रीम का और क्या योगदान है? एक तो योगदान वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस में और दूसरा योगदान जरा देखिए, दूसरा योगदान जेट स्ट्रीम का कहां पे है? एक तो वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस को लाने में है, एक जेट स्ट्रीम का दूसरा योगदान है ये साउथ वेस्ट विंड था, साउथ वेस्ट मानसून था, उसको इंडिया की तरफ यानी हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में मोड़ने का काम करती है। वास्तव में होता क्या है जरा देखिए, यहां पे तिब्बत है, जून के महीने में ये तिब्बत ठंडा होता है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। अब ये जो तिब्बत है यहां, ये कोल्ड होता है, इसकी ऊंचाई है 4000 मीटर अप्रॉक्स तिब्बत। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे 4000 मीटर ऊंचाई पे हाई प्रेशर होता है, अब यहां हाई प्रेशर है क्योंकि ये ठंडा है। अब हाई प्रेशर है, इसका मतलब है कि आप जानते हैं जहां भी हाई प्रेशर होता है वहां से हवा दूसरी तरफ चलती है, इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात बना। अब प्रति चक्रवात का डायरेक्शन तो आप जानते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो तिब्बत है यहाँ पे एक एंटी साइक्लोन डेवलप्ड हुआ और एंटी साइक्लोन डेवलप्ड हुआ जो हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया में घुसने में मदद करती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एंटी साइक्लोन बना है वो इंडिया में घुसने में मदद की। वास्तव में 4000 मीटर अगर ऊंचाई में आप चले जाएं और जेट स्ट्रीम को देखें, ये स्पाइरल है, तो यही जेट स्ट्रीम यहां इस एंटी साइक्लोन का पार्ट्स बन जाता है और इंडिया में पूरब से घुसा दिया जाता है, यानी प्रवेश करता है। इसलिए इसको हम
पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम ये हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून को वेस्ट के तरफ लाने में मदद करता है। पूर्वी ईस्टर्न जेट स्ट्रीम यानी ईस्टर्लीज कह सकते हैं आपको, यानी ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बन के आता है। वास्तव में जेट स्ट्रीम 4 तरह का होता है, जो मैं जेट स्ट्रीम अलग सा चैप्टर बताऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। यहां सिर्फ इतना समझिए कि तिब्बत में जून के महीने में एक एंटी साइक्लोन बना, क्योंकि यहाँ ठंडा जमीन है तो हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनेगा तो एंटी साइक्लोन बनेगा, एंटी साइक्लोन बनेगा जिसका डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा, और ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम चल रहा है, इसी जेट स्ट्रीम को ये एंटी साइक्लोनिक वे में घुमाकर हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून को सपोर्ट कर देता है। तो जेट स्ट्रीम वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस में भी मुख्य भूमिका निभाता है, और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये जेट स्ट्रीम हमारे साउथ वेस्ट मानसून में भी इसका अच्छा रोल इन साउथ वेस्ट मानसून। तो जेट स्ट्रीम का इतना भूमिका है, इतना भी आप लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। वैसे जेट स्ट्रीम में बताऊंगा तो उसको पूरा इलेबोरेट करके बताऊंगा, यहाँ जनरल स्टडी में आपको इतना ही जानना है। अब देखिए, वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल करता है, जो जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम के सहारे किया जाता है। वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस एक तरह का टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण चक्रवात है, जो मैंने साइक्लोन में 2 तरह के साइक्लोन बताया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का विकास होता है, टेम्परेट रीजन में टेम्परेट साइक्लोन का विकास होता है। कैसे होता है वो उस चैप्टर में आप देखेंगे। अब देखिए, वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस के बाद हम प्री मानसूनल रेनफॉल के बारे में जानते हैं। ये प्री मानसूनल रेनफॉल क्या है उसकी चर्चा अब हम आपको करते हैं। अब आइए, प्री मानसूनल रेनफॉल। पूर्व मानसूनी वर्षा। पूर्व मानसूनी वर्षा क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, पूर्व मानसूनी वर्षा ये शुरू होता है 21 मार्च से, और ये बनता है 1 जून तक। इंडिया की मुख्य भूमि प्री मानसून रेनफॉल यानी 21 मार्च। देखिए, 21 मार्च को सन फिर से यहाँ आ गया, और मार्च के बाद अप्रैल में जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इंडिया की धरती गर्म होगी। अब इंडिया की धरती गर्म हुई, इसका मतलब लो प्रेशर आईटीसीजेड हमारे इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब फिर से डायरेक्शन, ये जो विंड है इसका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। यानी प्री मानसूनल रेनफॉल में विंड का डायरेक्शन ऑफ विंड साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है, और जैसा ही होगा तो इंडिया गर्म होगा और आंधी आती है, मॉइस्ट विंड इंडिया में घुसनी शुरू हो जाती है। और आप देखते हैं आंधी जैसा, जब होली का महीना होता है, आंधी जैसा सीन क्रिएट होने लगता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अब चूंकि ये बारिश छिटपुट होती है, सिस्टमेटिक नहीं होती है, इसलिए इस बारिश को हम प्री मानसूनल रेनफॉल कहते हैं, जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून के पहले डेवलप होता है। लेकिन इस मानसून से बहुत सारे राज्यों को फायदा होता है, इस मानसून से बहुत सारे राज्यों को फायदा होता है। अब ये फायदा जो होता है उसको जरा देखिए, उस आधार पे कई जगहों पे इसका नामकरण किया गया है, जैसे महाराष्ट्र में इस वर्षा को हम कहते हैं मैंगो शावर। मैंगो शावर का मतलब है आम्र वर्षा, क्योंकि यहाँ एक तरह का खास मैंगो होता है अल्फांसो, उसके प्रोडक्शंस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसी तरह से कर्नाटक इसको कहता है चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानता है, चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक इसे चेरी ब्लॉसम कॉफी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आसाम चाय के लिए अच्छा मानता है इसे, इसलिए इसको टी सावर कहता है, यानी चाय की वर्षा। वेस्ट बंगाल में काल माना जाता है, इसलिए इसे काल वैसाखी कहते हैं।
काल वैसाखी, यानी पश्चिम बंगाल में काल माना जाता है, काल वैसाखी कहते हैं इसको। कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा झारखंड में नॉर्थ वेस्टर कहते हैं इसको, या फिर झारखंड वेस्ट बंगाल में भी नॉर्थ वेस्टर के नाम से ही काल बैसाखी या नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। तो ये राजस्थान, जैसे राजस्थान है, इसमें रबी फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, मावट कहते हैं इसको। तो ये सब जो है प्री मॉनसूनल रेनफॉल का नाम है। लेकिन जैसे ही प्री मॉनसूनल रेनफॉल समाप्त होगा, 1 जून से सिस्टमेटिक फिर से साउथ वेस्ट मानसून चला आएगा, जो मैंने एक साइकिल में सबसे पहले आपको बताया था। तो इस तरह से हमारा मानसून चलता रहता है। अब मानसून से जितने भी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जरा बना के देखिए, यूपीएससी, आईएएस में, आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में, जनरल स्टडी में, या इवन आप पीसीएस में चले जाइए, यूपी, राजस्थान, सीएपीएफ, इवन सीडीएस में, सब में आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन है मानसून से पूछा हुआ है, सब इससे आप बना सकते हैं। तो ये था आपका इंडियन मानसून। धन्यवाद।